लास्ट टाइम हमने ये बिल्कुल सिंपल सा लेआउट बनाया था। इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है ना इस पूरे लेआउट में, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं की है हमने कल। एक रॉकेट साइंस जरूर की है कि बॉक्स मॉडल आपको समझाया है, और बॉक्स मॉडल आपको बहुत काम देगा जब भी आप किसी स्टाइल को नए सिरे से बनाएंगे या किसी एग्जिस्टिंग स्टाइल को, किसी मौजूदा वेबसाइट को एडिट या कस्टमाइज करेंगे या उसके डिजाइन में थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे, लेआउट में चेंजेस करेंगे, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी वो क्या है? बॉक्स मॉडल। तो मुझे अगर कोई बंदा बता दे सरसरी से या वर्बली सा अपनी जुबान में, देसी जुबान में, कि बॉक्स मॉडल किसको कहते हैं, यानी कल की क्लास का की पूरी क्लास का जो खुलासा है, लुब्बे लुबाब है, एसेंस या क्रक्स है, वो बॉक्स मॉडल था। और बॉक्स मॉडल क्या होता है, कोई बता दे वर्ड्स में? सॉरी, लेआउट को डिफाइन करता है। और कोई इनपुट? बॉक्स मॉडल और कोई इनपुट? अच्छा, ये इसलिए भी सवाल मैं पूछता होता हूँ नॉर्मली कि जब अक्सर इंटरव्यूज हम लोग लेते हैं या कहीं देते हैं तो लोग इस तरह के सवाल पूछते हैं। अब सबको पता है बॉक्स मॉडल क्या होता है, बता एक भी नहीं पा रहा। किसी ने जाके गूगल करने की कोशिश की है? मैं कल बॉक्स मॉडल बॉक्स मॉडल बॉक्स मॉडल बॉक्स मॉडल पीटता रहा हूँ, किसी ने भी नहीं की। थोड़ा बहुत जो अल्फाज या जो टर्म्स है ना जिन्हें हम जार्गन्स कहते हैं, उनको थोड़ा बहुत एटलीस्ट गूगल कर लिया करें। एवरी एलिमेंट जी 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 every element is wrapped with margin, padding, border। तो ये जो रैपिंग या ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको हम बेसिकली बॉक्स मॉडल कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको ज्यादा प्रिसाइजली डिफाइन करूं तो वो तो मैं गूगल से आपको डेफिनेशन निकाल देता हूं, लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग एलिमेंट आपके सामने नजर आ रहे हैं, इनमें सबसे बाहर आपको क्या नजर आ रहा है? यानी अगर मैं सिर्फ इसको कंसिडर करूं, मैं सिर्फ बॉक्स मॉडल की बात कर रहा हूं ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे पूछूं कि बॉक्स मॉडल क्या, तो आपको इसकी वेरी क्लियर आंसर, प्रिसाइज आंसर पता होना चाहिए। अगर मैं सिर्फ इस एक हाईलाइटेड एलिमेंट की बात करूं तो इस बॉक्स के सबसे आउटर में क्या चीज है? कौन कौन कहता है बॉर्डर है? दो लोग कहते हैं बॉर्डर है। जो लोग कहते हैं बॉर्डर नहीं है तो वो क्या कहते हैं, क्या है? मार्जिन है। मार्जिन से अंदर क्या है? बॉर्डर। बॉर्डर से अंदर क्या है? और पैडिंग से अंदर क्या है? ये बॉक्स मॉडल। लेट्स सी, कल मैंने ये डायग्रामेटिक सिमुलेशन आपको बताई थी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समटाइम। ये अब ये देखिए जी, सबसे आउटर। अच्छा, अभी ये कहीं हाईलाइट नहीं कर रहा। अगर मैं लेट सपोज इसको बॉक्स को, ये इसको हाईलाइट करूं ना, तो उसका कलर देखिएगा बॉक्स का। सेलेक्टेड ये वाला बॉक्स है जो आपके लेफ्ट पे पहला बन रहा है, और मेरे नहीं, आपके राइट पे पहला है, आपके लेफ्ट पे पहला जो है, ठीक है। इसको हाईलाइट हुए देखें। सबसे बाहर क्या है? मार्जिन। उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्या है? और उसके अंदर क्या है? every element is having all these 3 or 4 things associated with it, every element, and this is called a, यानी किसी भी एलिमेंट की पोजीशन, लोकेशन, प्लेसमेंट, स्पेस कितनी ऑक्यूपाई की हुई है, ये सारा कुछ चेक करना हो कि किसी एलिमेंट ने क्या क्या चीज अडॉप्ट की हुई है, ली हुई है या उसको दी गई है, तो वो कहां से चेक होगा? बॉक्स मॉडल से। तो इसका मतलब है कि हर एलिमेंट को आपने अगर इन्वेस्टिगेट या इंस्पेक्ट करना है तो बॉक्स मॉडल इज द की टूल टू डू दैट। अच्छा, मैं शायद अल्फाज में प्रॉपर डेफिनेशन फिर भी नहीं बता सका। आप सिंपली क्या कहें? बॉक्स मॉडल। और अगर एग्जैक्ट वर्ड्स चाहिए आपको तो आप देख लें कि बॉक्स मॉडल पे उसने क्या, मैंने क्यूरी की तो उसने क्या दिया? इन वेब डेवलपमेंट द CSS box model refers to how HTML elements are modeled in the browser engine and how the dimensions of those elements are derived from the CSS properties, वगैरह वगैरह वगैरह। आप 2-3 जगहों पे देखेंगे तो ज्यादा प्रिसाइज या कम वर्ड्स में ज्यादा मीनिंगफुल चीज कन्वे हो जाएगी, बट दिस इज समथिंग यू मस्ट नो कि व्हाट इज बॉक्स मॉडल, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिन पे मैंने CSS के स्टाइल अप्लाई नहीं किए होते, वो खुद पहले से कुछ CSS प्रॉपर्टीज के साथ आते हैं।
मिसाल के तौर पे मैंने कल आपको ये कहा था कि अगर मैं सारा कुछ खत्म कर दूं तो इनके एजेस पे टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट पे कुछ स्पेस एडिशनल होती है एक। या अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं इंस्पेक्ट करना चाहता हूं इस एज को, ये H1 है ना, तो आप देखेंगे इसके टॉप पे कितना मार्जिन है, 21.440, और बॉटम पे कितना मार्जिन है, 21, बॉर्डर 0, पैडिंग 0 और कंटेंट की ऑब्वियसली जितनी स्पेस है। तो ये देखें जो हाईलाइट एरिया हुआ है, इस हाईलाइटेड एरिया में हेडिंग ने कितना साइज ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो इसका मतलब इसके ऊपर और नीचे स्पेस क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ द मार्जिन। मैंने तो कहीं भी H1 को मार्जिन नहीं दिया। कैन यू सी, ये मेरे सारे स्टाइल्स हैं, कहीं भी आपको H1 में स्टाइल अप्लाई हुआ नजर आता है, तो वो स्टाइल कहां से आया? दैट इज द क्वेश्चन 1। सेकेंड क्वेश्चन, अगर मैं यहां पे इस P को इंस्पेक्ट करूं तो कैन यू सी दिस P के ऊपर और नीचे कलर देख रहे हैं जिस एलिमेंट को सेलेक्ट किया हुआ है? अगर आप यहां पे आए तो ये क्या दे रहा है, टॉप पे मार्जिन कितना है 16, बॉटम पे मार्जिन कितना है, किसने दिया? मैंने तो नहीं दिया कम से कम। कैसे कि मैं अपने पूरे इस CSS में देखें कहीं भी P को स्टाइलिंग, तो इसका मतलब मैं, अच्छा एक और चीज बता देता हूँ जरा ज्यादा सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाता हूँ, आपको पता है लिस्ट क्या है, ठीक है? मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई और मैं अगर इस लिस्ट को हाईलाइट करूं तो इस लिस्ट के 3 अतराफ देखें, टॉप, बॉटम और लेफ्ट। लेफ्ट पे ग्रीन कलर है और टॉप बॉटम पे लाइट ऑरेंज, या पता नहीं इस कलर को क्या कहते हैं, क्रीम कलर शायद। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां से कलर मैचिंग कर लिया करें। ये जो क्रीम कलर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मार्जिन को। जो ग्रीन कलर है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पैडिंग को। तो इसका मतलब यूएल है, यूएल को मैंने कोई स्टाइल नहीं दिया, लेकिन इसने टॉप और बॉटम से क्या उठाया हुआ है, मार्जिन, और लेफ्ट पे क्या है, पैडिंग है। इसका मतलब ये हुआ, यानी हम इस सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे एक नतीजा निकालते हैं कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ब्राउजर खुद ब खुद स्टाइलिंग दे देता है, और ऐसे एलिमेंट्स की स्टाइलिंग को हम कहते हैं ब्राउजर्स प्रीसेट। क्या बोलते हैं, ब्राउजर्स प्रीसेट। तो अब जब भी मैं नाम लूंगा, ये जब भी मैं कहूंगा ना ये ब्राउजर प्रीसेट है, तो आप ये बाय डिफॉल्ट समझ जाएंगे कि ये वो स्टाइल है जो ब्राउजर ने अप्लाई की है, मैंने अप्लाई नहीं किया। एक पहचान ये। दूसरी पहचान ये है कि ये कौन सा एलिमेंट सेलेक्टेड है, यूएल, और यहां देखिए यूएल पे कौन कौन से प्रीसेट्स अप्लाई हुए हैं। ये सारा डिस्प्ले ब्लॉक है, लिस्ट स्टाइल टाइप, डिस्क है, मार्जिन, ब्लॉक स्टार्ट, 1 EM है, EM और रेम, REM, M और रेम, यानी EM और REM पिक्सल्स की तरह के यूनिट्स हैं। जिस तरह पिक्सल है ना एक यूनिट है, जिस तरह परसेंटेज है, कल हमने पढ़ा था विड्थ को परसेंटेज, इसी तरह EM और REM भी एक मेजरिंग यूनिट है। फॉर द टाइम बिंग नो नीड टू वरी अबाउट दैट, आई विल डेफिनेटली कम टू दैट पॉइंट लेटर ऑन। तो 1 EM 0 पिक्सल। लेकिन जब भी आप यहां पे ये लिखा हुआ देखें ना, यूजर एजेंट स्टाइल शीट, तो इसका मतलब ये वो स्टाइल शीट है जो ब्राउजर पे, जो हमारे वेब पेज पे प्रीसेट्स अप्लाई कर रही है। जो क्या कर रही है, प्रीसेट्स अप्लाई कर रही है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत सारे एलिमेंट्स पे डिफॉल्ट स्टाइल्स अप्लाई हुए मिलेंगे। जब डिफॉल्ट स्टाइल्स अप्लाई हुए मिले, आपने ना अप्लाई किए हो, तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि वो कहां से आए हैं, ब्राउजर के प्रीसेट्स हैं। तो ब्राउजर के प्रीसेट्स कौन अप्लाई करता है, ये यूजर एजेंट की स्टाइल शीट है, ये डिफॉल्ट होती है ऑलरेडी, हमें इससे कोई लेना देना फिलहाल नहीं। कल एक बंदे ने पूछा था गालिबन इसी चीज को एक्सप्लेन करते हुए कि जी हम अगर इसे ओवरराइट करना चाहें, वी डोंट नीड दीज प्रीसेट्स, गॉट इट? सो अब मैं जरा आपको यहां से ये चीज रिमूव कर देता हूं और लेट मी स्टिक बैक टू द बेसिक्स। मुझे ये, मैंने हेडिंग को सेलेक्ट किया तो हेडिंग के प्रीसेट्स ये हैं, ठीक? मुझे ये प्रीसेट्स नहीं चाहिए, तो मैं क्या कहता, प्रीसेट्स में क्या है, फॉर एग्जांपल डिस्प्ले ब्लॉक चाहिए, फॉन्ट साइज ये भी चाहिए, मुझे मार्जिन नहीं चाहिए, क्योंकि ये देखिए मार्जिन क्या लगा हुआ है, मार्जिन स्टार्ट, मार्जिन एंड, मार्जिन इनलाइन स्टार्ट, मार्जिन इनलाइन एंड, वगैरह वगैरह। अगर मैं ये चाहता हूं कि H1 के ऊपर मुझे कोई प्रीसेट नहीं चाहिए, तो आप सिंपली जिस एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे उसका स्टाइल आप यहां दे सकते हैं, टेम्परेरीली टेस्ट करने के लिए। यहां जो स्टाइल देंगे वो आरजी तौर पे अप्लाई हो जाएगा, जब रिफ्रेश करेंगे तो वो रिवर्ट बैक हो जाएगा। तो मैं टेस्ट करने के लिए
यहां लिखता हूं मार्जिन 0। कैन यू सी दिस? अब इसको देखें कि टॉप से ये एलिमेंट H1 सेलेक्टेड है ना, तो टॉप से मार्जिन कितना है? कुछ भी नहीं, और बॉटम पे भी कितना है? कुछ भी नहीं, तो ये ऊपर जुड़ गया। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूं और इनेबल कर दूं, आर यू लुकिंग एट इट्स बिहेवियर? तो बेसिकली ये जो एरिया है ना जहां पे हम स्टाइल्स को लिखते हैं आरजी तौर पे चेक करने के लिए, ये बड़ा यूजफुल है डेवलपमेंट के दौरान। अब मुझे ये बताएं कि टॉप और बॉटम से इसने मार्जिन खत्म कर दिया, ये नीचे फिर भी स्पेस है, ये क्यों है? ये पी की वजह से है। ये किसकी वजह से है? अगर आप ये भी खत्म करना चाहते हैं तो इसके नीचे आके पी को सेलेक्ट करें और पी का भी वही काम करें, मार्जिन 0, वो भी खत्म। समझ आ गई बात? तो दिस इज व्हाट। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो सारे स्टाइल बैक आ जाएंगे, लेकिन आपने टेस्ट कर लिया कि मैं कहां किस चीज को छेड़ूंगा तो मेरा मसला हल हो सकता है। सो नाउ कम बैक हियर, और यहां पे आप क्या करें, H1 को पकड़ें और इसका क्या कर दें, मार्जिन 0। तो ये किसका मार्जिन 0 कर देगा? पूरे पेज पे जितने H1 होंगे। कितने H1 है? 1 2 3 4 5। अब हुआ क्या कि CSS का मतलब, या CSS का अब्रिविएशन मैंने पहले दिन बताया था, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। और कैस्केड मैंने कहा था किसको कहते हैं, और आबशार ऊपर से नीचे आती है, यानी आबशार का फ्लो ऊपर से नीचे होता है। अब H1 पे दो स्टाइल अप्लाई हुए हैं, एक यूजर एजेंट स्टाइल शीट ने दिया हुआ और दूसरा मैंने दिया हुआ। तो जब किसी एक ही एलिमेंट पे दो स्टाइल अप्लाई हुए हों तो जो स्टाइल बाद में अप्लाई होता है वो प्रेसिडेंस ले लेता है। आई रिपीट, अगर एक ही एलिमेंट पे दो सिमिलर स्टाइल्स अप्लाई हुए हों तो जो स्टाइल बाद में अप्लाई होता है वो पहले वाले को ओवरराइड कर देता है। दिस इज व्हाट कैस्केड मीन। पहले ऊपर एक स्टाइल था, ऊपर से नीचे रीड होता है, तो जो सबसे निचले वाला स्टाइल होगा वो रीड होकर प्रेसिडेंस ले लेगा, ऊपर वाले को क्या कर देगा, रिप्लेस या ओवरराइड कर देगा। अब H1 पे एक स्टाइल अप्लाई कर रहा था यूजर एजेंट स्टाइल शीट, दूसरा स्टाइल कौन अप्लाई कर रहा हूं, मैं। तो मेरा वाला स्टाइल उसके स्टाइल को क्या कर रहा है? क्लियर है बात? इसी तरह अगर मैं P को पकड़ूं तो ये क्या करेगा, पूरे पेज पे जहां जहां P होगा उनको सेलेक्ट करेगा और मैं उसको दे देता हूं जी मार्जिन 0, एंड दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। मेक सेंस? और वो सारे एक्स्ट्रा मार्जिन और स्पेसिंग हमारे हट गए या कट गए। अगर आप खुद देना चाहें, लेट सपोज आप इससे ज्यादा देना चाहते हैं, जो एग्जिस्टिंग है उससे ज्यादा देना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करें, मार्जिन एग्जिस्टिंग चेक कर लें कितना है। अगर मैं 1 EM जब तक बताता नहीं हूं ना तो आप 1 EM को 16 पिक्सल के बराबर समझें। 1 EM को कितने पिक्सल के बराबर समझें? 16 पिक्सल के बराबर। बेसिकली ये होता है पेरेंट चाइल्ड रिलेटिव साइजिंग के लिए। अब हम नॉर्मली बिल्कुल बेसिक पे हैं तो इस वक्त रिलेटिव साइजिंग बताना किसी जुल्म से कम नहीं होगा, तो इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि EM से अगर कंफ्यूज है तो जस्ट कंसीडर इट एज 1 EM इक्वल्स टू 16 पिक्सल, 2 EM इक्वल्स टू 2 EM इक्वल्स टू 32, 1.5 इक्वल्स टू 24, 0.5 इक्वल्स टू 8, 0.25 इक्वल्स टू 4, समथिंग लाइक दैट। इस तरह से मेजर कर लें, उसकी कैलकुलेशन प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे कर लें। लेकिन हम चूंकि पिक्सल्स में काम कर रहे हैं तो इसलिए हमें सिर्फ जहां ये लिखा नजर आए ना उस वक्त परेशानी होगी, हम खुद जहां भी देंगे पिक्सल में ही देंगे। यहां तक क्लियर होगी जी बात? अब अगर आपको यहां तक क्लियर होगी ना तो ट्रस्ट मी आप आधी वेब डेवलपमेंट कर चुके हैं। इंटरेस्टिंग। सिर्फ 4 लेक्चर, क्योंकि लेआउट बिल्डिंग में जो की चीजें हैं ना वो यही है। अब हम इनको जरा मैनिपुलेट करेंगे, इनको स्मार्ट वे से करेंगे, लेकिन करेंगे यही काम, हम लेआउट बिल्डिंग कर रहे होंगे, एक चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे होंगे। तो अगर मैं एग्जैजरेशन कर चुका हूं तो आप 50 के बजाय 40% कर लें, लेकिन काफी कुछ। अब हम बेसिकली ये देखें, किधर गया यार यूट्यूब वापस। अब हम अगर इस टॉप बार को बनाना चाहें तो इस टॉप बार को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल, ये बॉक्स पेरेंट तो अलग हो गया ना, ये पूरा सेक्शन बन गया। ठीक, इस पूरे सेक्शन के बाद मुझे सबसे पहले अच्छा लेआउट बिल्डिंग की टेक्निक्स देखिएगा। मैंने ये टॉप बार बनानी है तो कुछ लोग बोले हैं यूएल, कुछ बोले ही नहीं है,
और कुछ बेचारे मेरी शक्ल देखना शुरू हो गए हैं। अपनी अपनी जगह पर सारे ठीक है, लेकिन लेआउट बनाने का तरीका ये है कि जब भी आप कोई नया कंपोनेंट बनाएं, कोई नया पोर्शन बनाएं, तो सबसे पहले क्या करें, एक पेरेंट बना लें। सबसे पहले एक पेरेंट डिव बना लें, ठीक है। एवरीथिंग शुड बी इनसाइड दैट डिव। जैसे ये देखें कि मैंने क्या किया था, जब बॉक्सेस बनाए 4, तो उन बॉक्सेस को एक पेरेंट के अंदर रख लिया। तो उस पेरेंट को कंट्रोल करना, घर में अगर अब्बा जी हो तो बच्चे सारे कंट्रोल रहते हैं, और अगर वो ना हो तो आपको पता है कि हालात क्या होते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक पेरेंट हर सेक्शन का जरूरी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये टॉप बार पे मुझे बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। इनमें क्या क्या नजर आ रहा है, लाइक ये हैमबर्गर आइकन नजर आ रहा है, ये लोगो नजर आ रहा है, ये एक सर्च बॉक्स नजर आ रहा है, ये एक सर्च बटन नजर आ रहा है, माइक्रोफोन नजर आ रहा है, ये आइकन और ये आइकन नजर आ रहा है। सब कुछ है, लेकिन मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक पेरेंट बनाऊंगा। और पेरेंट को मैं क्या नाम दे सकता हूं, अच्छा साथ साथ मैं आपको ये नाम देने की टेक्निक्स भी बताऊंगा, ताकि आप जब नेम दें तो मीनिंगफुल नेम दें। ये सबसे टॉप पे शो हो रहा है, तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, टॉप नेव बार, या टॉप नेव, या टॉप स्ट्रिप, whatever you like, लेकिन नेम शुड बी मीनिंगफुल। तो मैं इसे क्या कहता हूं, टॉप नेव। मुझे कहेंगे जी सिर्फ, आप कह सकते हैं जी सिर्फ नेव बार भी तो हो सकता है, टॉप नेव बार क्यों, तो नेव बार हो सकता है लेफ्ट पे भी हो, बॉटम पे भी हो, दरमियान में भी हो। नेव बार तो बहुत सारी हो सकती है, जैसे इसी यूट्यूब में देखें, ये लेफ्ट पे भी तो नेव बार है, तो मैंने इसे क्या कह दिया, टॉप नेव बार। अब डिव क्या होता है, सिर्फ एक पेज की डिवीजन। तो मैंने आपको हाईलाइट करके बता दिया कि टॉप पे सिर्फ एक क्या था, पेज के छोटा सा डिवीजन था। अब मैं सबसे पहले उसको बैकग्राउंड कलर दे के चेक करता हूं कि वेयर इट डज लुक लाइक। चूंकि मैंने कहा कि CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केड, कैस्केड फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो हम जो CSS देंगे अपनी, कोशिश करेंगे कि जो एलिमेंट टॉप पे है उसका स्टाइल भी कहां हो, जो उससे नीचे है उसका स्टाइल उससे नीचे, उससे नीचे। तो मुझे टॉप नेव बार का स्टाइल कहां देना चाहिए, सबसे टॉप पे। अच्छा नीचे देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कैस्केड को हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं सबसे पहले इसको क्या दूंगा, विड्थ नहीं दूंगा, क्योंकि डिव ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट खुद ब खुद क्या कर लेगा, फुल अवेलेबल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो विड्थ की तो जरूरत। तो जब तक इसमें कंटेंट नहीं है तब तक मैं हाइट दे देता हूँ, बाद में हाइट रिमूव कर दूंगा जब मैं कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ जी 50 पिक्सल्स हाइट, और बैकग्राउंड कलर इज गोइंग टू बी लाइक रेड। विद दीज टू थिंग्स, क्लियर। मैंने विड्थ नहीं दी बिकॉज आई न्यू के डिव जो है वो ब्लॉक लेवल, लेकिन एक सवाल है कि इसने टॉप से, राइट से और लेफ्ट से डिस्टेंस क्यों ले लिया, और बॉटम से भी। कैसे जानेंगे या कैसे देखेंगे कि किस एलिमेंट के लिए, किस एलिमेंट की वजह से ये गैप है, क्या तरीका है जांचने का, बॉक्स मॉडल, ठीक है। सो मैं इस पे जाऊंगा, जिस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना है इस पे क्लिक करके चेक करूंगा, तो ये मुझे क्या बता रहा है, ना इसका टॉप मार्जिन, ये देखें ना इसका टॉप राइट बॉटम, ना मार्जिन है, ना पैडिंग है, ना बॉर्डर है, तो इसका मतलब मसला इसकी वजह से नहीं है। तो फिर इससे जो ऊपर एलिमेंट है वो क्या है, बॉडी है। तो अब देख लें, जब मैंने बॉडी को सेलेक्ट किया तो उसने कहा जी टॉप 8, राइट 8, बॉटम 8, लेफ्ट 8, यानी चारों साइड पे 8 पिक्सल का मार्जिन है। तो ये किसने दिया है, यूजर एजेंट ने, यानी ब्राउजर ने खुद ब खुद दिया है। और ये देख लें ये मार्जिन, तो मुझे इसको हटाना है, तो क्या करूंगा, अपने स्टाइल में आके बॉडी शुड भी सबसे पहले, कैस्केड यही कहती है ना कि बॉडी सबसे पहले, सारा काम शुरू ही बॉडी के अंदर होता है। तो बॉडी को कहां लिखूंगा, अब बॉडी में कोई क्लास नहीं है तो टैग नेम के साथ सेलेक्ट कर सकता हूं ना, तो मैंने सिर्फ डॉट के बगैर या हैश के बगैर डॉट लिखा है। और मैं क्या कहूंगा जी, जो मार्जिन दे रहा है उसको क्या कर दो, तो ब्राउजर ने कितना दिया था 8 पिक्सल, मैंने कितना दिया 0, तो मेरा बाद में आया, पुराने को क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा। सो लेट्स सी, क्लियर। तो वो जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग थी दैट इज गॉन। और अब अगर बॉडी को इंस्पेक्ट करके देखेंगे भी, तो आपको ये लगेगा यहाँ पे कि टॉप राइट बॉटम लेफ्ट कुछ भी नहीं है, बिकॉज हमने मार्जिन को ओवरराइट कर दिया और नाउ इट इज टेकिंग आवर मार्जिन एनीवेज। सो टॉप स्ट्रिप बन गई। अच्छा, आई एम नॉट एग्जैक्टली गोइंग टू रेप्लिकेट ये यूट्यूब, बिकॉज इसमें लोगोज और इमेजेस, लोगो लगाना और बाकी इनपुट एलिमेंट कुछ हमने अभी तक पढ़े ही नहीं है, बट समहाउ आई
विल ट्राई माय बेस्ट कि जितना कुछ हम पढ़ रहे हैं साथ साथ उस पर अप्लाई करके आई शुड गो एज क्लोजर एज पॉसिबल। सॉरी नहीं, हाइट और विड्थ बड़ी समझदारी के साथ देनी पड़ती है और कैलकुलेटेड देनी पड़ती है। मैं इसलिए तो कह रहा हूं ना कि ये बड़ी वेल कैलकुलेटेड होनी चाहिए कि हम अंदाजन नहीं दे सकते, ना देते हैं। और इसी वजह से मैंने जब हाइट दी तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि अभी इसका कंटेंट नहीं है तो मुझे सिर्फ देखने के लिए हाइट देनी है, बाद में मैं इसको रिमूव कर दूंगा। क्लियर? फिर जब मैंने विड्थ दी तो मैं जैसे कह रहा हूं वेल कैलकुलेटेड होनी चाहिए। जब मैंने विड्थ दी तो मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन की कि 25% क्यों दी, डिड आई कैलकुलेट दैट। और फिर मैंने ये भी ख्याल रखा कि जब ये कम या ज्यादा होगी तो छोटी बड़ी स्क्रीन पे ये डिस्टर्ब ना हो, तो इसलिए मैंने पिक्सल से हटा के क्या कर दिया, परसेंटेज कर दिया। दिस इज वेल कैलकुलेशन व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। वेल कैलकुलेशन क्या थी, मुझे एक रो में कितनी बॉक्स चाहिए थे, 4, तो मैंने 1 2 3 4। अब मैंने पहले कैलकुलेट किया जी मेरी ओवरऑल स्पेस कितनी है, 100 मुझे बॉक्स कितने चाहिए, 4, 100 को डिवाइड करें 4 पे कितना आ गया, 25। तो मैंने एक को विड्थ कितनी दी। तो जब भी हम देंगे दिस शुड बी वेल कैलकुलेट। और ये ऑब्वियसली हम इस सारे लेआउट में यही कर रहे होंगे, कैलकुलेशन ही। आपको होपफुली इंशाल्लाह बड़ा कंफर्टेबली क्लियर हो जाएंगी ये चीजें, कब किसको पिक्सल में क्या चीज देनी है या नहीं देनी, ये सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर। एनीवेज, सो मेरे पास टॉप स्ट्रिप बन गई। ठीक, अगर आप ये देखें, ये जो बैकग्राउंड कलर अगर आप बड़े प्रिसाइज हैं, 6x6 हैं, तो आपको पता होगा कि ये जो बैकग्राउंड कलर है ये लाइट ग्रे है, ठीक है। और ये जो टॉप स्ट्रिप है ये व्हाइट सी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब ये देखें, ये पूरी की पूरी बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या है, ग्रे चल रहा है। और ये जो टॉप स्ट्रिप है इसका कलर क्या है, व्हाइट। तो मैं क्या करूंगा, पूरी बॉडी को क्या दे दूंगा, बैकग्राउंड कलर। और दिस शुड बी लाइक BBB आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। DDD इज अ कोड फॉर, मतलब जितने पॉसिबल हो ना कॉमन कलर के कोड्स याद कर लें। हेक्साडेसिमल कोड्स आर ऑलवेज इफेक्टिव इंस्टेड ऑफ गिविंग नेम, ठीक है। सो इफ आई कम हियर, तो ये थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो गया, तो आप इससे थोड़ा सा मजीद कम कर लें। अगर आप ये देखें कोड लिखेंगे ना तो साथ में ये पूरा पैनल ओपन करेगा, ये VS कोड का फीचर है। तो आप यहां से अपने उस कोड को या अपने इस कलर को थोड़ा सा लाइटर या डार्कर कर सकते हैं फर्दर। यस, तो उसने मुझे क्या दे दिया, RGB। चले बेहतर हो गया ये भी। RGB स्टैंड्स फॉर रेड ग्रीन ब्लू। जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है ना किसी भी लेवल पे मैटर के अंडर पे, उनको पता है कि ये 3 यूनिवर्सल कलर कहलाते हैं। दुनिया का कोई भी कलर इन 3 के कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है, ठीक है। ये जो पहली वैल्यू होती है ना, RGB इज अ फंक्शन इन CSS। जो पहली वैल्यू ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रेड को। दूसरी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है ग्रीन को। तीसरी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है ब्लू को। तो ये बेसिकली इन 3 कलर के नंबर्स 0 से लेके 255 तक होते हैं। यानी जो पहला नंबर है ये भी 0 से लेके 255 तक होता है, दूसरा 0 से 255 के दरमियान, और तीसरा भी। और मेरे ख्याल में इन सारों के कॉम्बिनेशन से कुछ 16 मिलियन कलर कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आई गेस मैं गलत हो सकता हूँ, बट फिजिक्स वाले वेरीफाई कर सकते हैं इसको। तो अच्छा, अब हम वापस जाएंगे और हल्का सा लाइट हो गया, डार्क हो गया, इतना ही हमें चाहिए था, ठीक है। अब ये जो टॉप स्ट्रिप है ना, मैं इसको कॉपी करने की कोशिश करूँ। टॉप स्ट्रिप को मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाइट करने लगा। सो नाउ ये जो रेड है, बिकॉज हमने सुजुकी तो नहीं बनानी रत्ता नीला रंग, सो मैं टॉप स्ट्रिप को जाके या टॉप नेव बार को जाके क्या करूंगा, व्हाइट। और व्हाइट का कलर कोड होता है FFF। कॉमन कलर कोड याद रख लिया करें, ब्लैक का 000 और व्हाइट का FFF। कलर कोड को लिखने के 3 से 4 तरीके होते हैं। या तो आप RGB नोटेशन में लिखें, या आप हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखें। हेक्साडेसिमल आई होप आपको पता होगा, 0 से लेके 9 तक काउंटिंग होती है, और फिर A B C D E और F, यानी 0 से 15 तक। जैसे डेसिमल होता है ना नॉर्मल लाइफ में, 0 से लेके 9 तक, और फिर 0 से 9 में मौजूद डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से ज्यादा नंबर बनते हैं। तो अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा होता तो ये मैथ तो उसकी डिटेल भी बताता, बट सिंस आई एम नॉट, हेक्साडेसिमल कलर में 0 से लेके 9 तक नंबर होते हैं, और फिर A से लेके E तक, F तक, हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स भी, A से लेके F तक। तो ये बेसिकली अगर हेक्साडेसिमल में कलर लिखेंगे, जैसे मैंने कहा ना, RGB में लिखेंगे तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 255,
अगर हेक्सा में लिखेंगे तो मिनिमम 000 और मैक्सिमम लिखेंगे तो FFFF। बाकी जितनी वैल्यूज हैं इसके बीच में लाई करती हैं। ठीक, एनीवे, सो कॉमन कलर कोड याद रखेंगे। तो मैंने व्हाइट दे दिया। इफ आई कम बैक, क्लियर। अब आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ पे बॉर्डर, यानी इस बॉटम पे टॉप स्ट्रिप का जो बॉटम है इस पे हल्का सा बॉर्डर भी है। कैन यू सी इट? और सिर्फ बॉटम पे है, टॉप राइट या लेफ्ट पे। तो किसी भी डिव को आप बॉर्डर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। किस प्रॉपर्टी से? बॉर्डर। हमने जब मार्जिन दिया था ना, सिर्फ मार्जिन, तो हमारा क्या मतलब था? चारों तरफ का मार्जिन। और फिर अलग अलग प्रॉपर्टीज भी थी, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट, मार्जिन लेफ्ट, थी ना। तो अगर मैं सिर्फ बॉर्डर देना चाहूं तो एक प्रॉपर्टी है मेरे पास, बॉर्डर विड्थ 1 पिक्सल। बॉर्डर विड्थ 1 पिक्सल का मतलब ये मुझे कहां देगा बॉर्डर? क्या नजर आ रहा है? जरा वैल्यूज बढ़ा के देखते हैं। 6 पिक्सल, बाद में कम कर लेंगे। बॉर्डर मैंने अप्लाई किया, नजर नहीं आया, तो हम नजर या उसको सामने लाने के लिए क्या करेंगे? बॉर्डर कलर दैट इज गोइंग टू बी लाइक रेड कर ले। और एक और प्रॉपर्टी है उसकी, बॉर्डर स्टाइल शुड बी, ये कल भी शायद आपको बताया था ना, आप ही को बताया था, किसी और क्लास को बताया था। डॉटेड होता है, डैश्ड होता है, बॉर्डर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं और उनमें एक सॉलिड भी होता है। यानी वो यहाँ डायग्राम बना के बताई थी, डॉटेड बॉर्डर, डैश बॉर्डर और सॉलिड बॉर्डर। ठीक है, तो अब यानी बॉर्डर को विजिबल करने के लिए हमें 3 प्रॉपर्टीज एटलीस्ट चाहिए होती है। क्या? बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी? अब मैं इसे वापस 1 पिक्सल कर देता हूं, मुझे नजर आ गया। तो जब मैं सिर्फ बॉर्डर दूंगा तो क्या कहेगा वो? चारों साइड का बॉर्डर। अब देख रहे हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सारे बॉर्डर आ गए। और मुझे क्या चाहिए? सिर्फ बॉटम पे चाहिए। तो खैर, बॉर्डर देने के लिए मुझे 3 प्रॉपर्टी चाहिए, बॉर्डर विड्थ 1 पिक्सल, बॉर्डर कलर रेड और बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। यही तीनों प्रॉपर्टीज एक में कंबाइन करके कैसे लगा सकता हूं? सिर्फ आप लिखें बॉर्डर, पहले लिखें 1 पिक्सल विड्थ, स्पेस देके, दूसरे पे लिखें टाइप, स्पेस देके, तीसरे पे लिखें कलर। ये इन तीनों प्रॉपर्टीज का अल्टरनेट ये। क्लियर? एक ही लाइन में तीनों प्रॉपर्टी। इसको मैं डिलीट कर देता हूं, आई वुड स्टिल बी हैविंग दैट सेम बॉर्डर। क्लियर है? अब मुझे बॉर्डर कहां चाहिए? सिर्फ बॉटम पे। क्लियर? ठीक। और रेड कलर में तो नहीं चाहिए, तो मैं इसका कलर, यानी मैं नॉर्मली रेड कलर यूज करता हूं, पंजाबी या देसी जुबान में कहता हूं सूतर लगाने के लिए। सूतर लगाने के लिए, जब दीवार सीधी हो जाती है तो सूतर हटा दिया जाता है। गॉट इट? तो रेड कलर नॉर्मली क्योंकि ज्यादा प्रोमिनेंट होता है तो उसको सिर्फ मेजर या मापने के लिए, चेक करने के लिए, हाँ ये चीज ठीक लग रही है, बाद में इसको हटा दीजिए। अब मैं इसको क्या कर रहा हूं? मैं इसको हल्का सा डार्क ग्रे कंपैरेटिव टू द बैकग्राउंड, ताकि थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो। ठीक, अगर वो भी प्रोमिनेंट नहीं हो रहा तो इससे आप कर लें लाइक 222, थोड़ा ज्यादा हो गया बट फॉर नाउ इट्स ओके। अगर आपको लगता है एग्जैक्ट चाहिए तो आप इसको भी, जैसे आप अपने स्टाइल को इंस्पेक्ट करते हैं ना, आप किसी का स्टाइल भी इंस्पेक्ट करके चोरी कर सकते हैं कि बॉर्डर कितना दिया हुआ है उसने। तो आप यहां से जाके इसको सेलेक्ट करें, इसकी टॉप नेव को सेलेक्ट करें और इसको दे दें कि इसने बॉर्डर कितना दिया हुआ है। हाइट, पैडिंग, डिस्प्ले, फ्लेक्स, अलाइन आइटम, बॉर्डर कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ढूंढ लें कहीं। कहीं नजर आया किसी को? ये अच्छा, फिर इसने बॉर्डर शायद नीचे वाले को दिया हुआ, ऊपर वाले को नहीं दिया हुआ, नीचे वाले को बॉर्डर टॉप दिया होगा। बट वट एवर, मल्टीपल वेज आर देयर, यू कैन डू दैट। तो कलर मैच करना है तो आप तो कलर तो चोरी कर ही सकते हैं। चल जा, बॉर्डर कलर कहीं नजर आया तो मुझे बताइएगा।
यहां से इनेबल डिसेबल करके चेक कर सकते हैं किसी भी स्टाइल को, ठीक है। ये आई गेस ये हेक्सा कोड कॉपी करें। अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कोई चीज समझ नहीं आ रही तो दैट्स ओके, दैट्स वेल फाइन। अभी हम कौन सा पूरी यूट्यूब एग्जैक्ट एप्लीका कर रहे हैं। अच्छा, हमारा जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ज्यादा डार्कर है, तो ये जो बॉर्डर बॉटम है और बैकग्राउंड है वो मैच कर गए, इसलिए हमें बॉर्डर कलर ज्यादा प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं हो रहा। तो उसके लिए आप अगर वेले हैं तो खेलते रहें इसके साथ, अभी हमारे पास और बहुत सारे काम है लाइक दिस, ठीक है। अभी हम इसको 2:2 पे ही कर लेते हैं, अवेला टाइम है। ओके, ये क्लियर हो गया। अभी हमने ज्यादा फोकस किस चीज पे करना है, सीएसएस की प्रॉपर्टीज को लर्न करने पे। लेआउट की परफेक्शन ऑब्वियसली जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी परफेक्शन आ ही जाएगी। ज्यादा फोकस किस पे करना है कि सीएसएस की प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई कर रहा हूँ। और मैंने इंटेंशनली ये लेआउट उठाया। सम पीपल माइट थिंक यार ये स्टार्ट में पहले दिन ही इतना कॉम्प्लेक्स लेआउट उठा लिया, लेकिन आई होप कि आप मुझसे एग्री करेंगे कि मैं कितना डेप्थ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर चीज को, और अगर ये अंडरस्टैंडेबल ना हो तो डू लेट मी नो। अच्छा, अब इसके बाद मुझे कुछ लोगों ने कहा था जी कि हम यूएल लगाएंगे या एलआई लगाएंगे या लिस्ट आइटम्स लगाएंगे, तो मैं स्टिल आई एम अनडिसाइसिव कि मुझे क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए। एनीवे, सबसे लेफ्ट पे क्या है, लोगो है। अब मेरे पास यूट्यूब का लोगो तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि लोगो नॉर्मली इमेज के फॉर्म में होता है। नॉर्मली किस फॉर्म में होता है, या जेपीजी होता है या पीएनजी होता है। तो मैं यहाँ पे या तो इसको कॉपी करूंगा, लोगो सेव एज करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये सेव एज करने की ऑप्शन मुझे नहीं दे रहा। तो इंस्पेक्ट करके इसे मैं चेक करता हूँ कि अगर मुझे लोगो यहाँ से कॉपी, अदरवाइज मैं गूगल पे जाके लिखूंगा यूट्यूब लोगो, तो मुझे आसानी से इमेज मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लूंगा। ये भी इमेज है, लेकिन ये एसवीजी इमेज है। अगर किसी को पता हो कि एसवीजी इमेज क्या होता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप पीएनजी इमेज भी लगा लें, या आप उसको सिंपल गूगल पे जाएं और यहाँ पे क्या लिखें, यूट्यूब लोगो और पीएनजी। आपको पता है जेपीजी और पीएनजी में क्या फर्क है? पीएनजी नॉर्मली बैकग्राउंड लेस होता है, यानी पीएनजी इमेज में बैकग्राउंड, ऐसा भी होता है कि पीएनजी बैकग्राउंड वाले भी होते हैं, लेकिन अगर बैकग्राउंड लेस चाहिए हो तो वो भी आपको किस फॉर्म में मिलेगा, पीएनजी। तो मैंने क्यूरी क्या की, यूट्यूब लोगो पीएनजी, यहाँ पे इमेजेस में जाएं और आपको ये लोगो चाहिए तो इससे मिलता जुलता लें, यूट्यूब और ऊपर पीके लिखा हो, तो लाइक 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 यूट्यूब पीके। तो मुझे पीके वाला कहीं नहीं मिल रहा, तो हम बगैर पीके वाले पे गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। दिस इज समवट क्लोजर, यस। अब ये मेक श्योर करना है कि ये बैकग्राउंड लेस हो, ये बैकग्राउंड लेस नहीं है। ये पहचान कैसे होती है इसकी पहचान आपको देख के पता लग जाता है कि बैकग्राउंड लेस है या नहीं। सो 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 अगर नहीं मिलता फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड लेस, तो फिर क्या हाल है, किसी और को पता है? ये बैकग्राउंड लेस है, ये देख रहे हैं बैक पे डॉटेड बैकग्राउंड। इसको मैं क्लिक करता हूं और सेव इमेज एज। एक वेबसाइट है रिमूव बीजी, पता है आपको? वो आपके किसी भी इमेज को, उसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देती है। पता है या नहीं पता? ओके, जिसको नहीं पता रिमूव बीजी जाके ट्राई कर लीजिएगा। अगर मुझे ये लोगो ना मिलता बैकग्राउंड लेस तो मैं वही काम करता, लेकिन मुझे मिल गया इत्तफाकन। तो कैन यू सी इट, इट्स विदाउट बैकग्राउंड। तो अब इस लोगो को मैं रीनेम कर देता हूं और इसको मैं यहां से कट करके अपनी वेबसाइट और इमेज का फोल्डर और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूं, ठीक। मैंने नॉर्मली पहले दिन बताया था कि हम जितने भी इमेजेस वेबसाइट पे लगाएंगे उन सारों को अपने फोल्डर के अंदर रखेंगे। अब मैं वापस जाता हूं यहाँ पे, टॉप स्ट्रिप के अंदर सबसे पहले मुझे 3 डिस्टिंक्ट एरियाज चाहिए। अच्छा, प्लानिंग इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल।
तो बगैर आंखें बंद करके बनाना शुरू नहीं कर देना, पहले प्लान करना है कि आपको 3 एरियाज चाहिए। जरा देखें 3 एरियाज में मैं क्या कैसे करूंगा डिस्ट्रीब्यूट। एक एरिया यहां से लेके यहां तक, इसमें सिर्फ क्या है लोगो और एक बटन। दूसरा एरिया यहां से लेके यहां तक, जिसमें एक इनपुट बॉक्स, एक सर्च का बटन और एक माइक। और तीसरा एरिया यहां से लेके यहां तक। जितना कुछ आप पढ़ चुके हैं उसकी बेस पे मुझे बताएं कि क्या करूं। आई वुड लाइक टू हियर, जितना कुछ आप पढ़ चुके हैं उसकी बेस पे क्या करूं। वेरी गुड। 3 डिप बना के क्या करूं। पेरेंट ऑलरेडी है ना, उसको डिस्प्ले फ्लेक्स दे दें, तीनों क्या आ जाएंगी, आमने सामने हो जाएंगी। यहां तक प्लानिंग डन। फिर अगला काम करें, लेफ्ट मोस्ट डिप में एक इमेज और वो दूसरा वो डाल दें दरमियान वाली में। तो सबसे ये प्लानिंग का पता लग गया क्या हो। नाउ कमिंग बैक टू दिस, ये इसी तरह रिकॉर्ड करेगा मेरे ख्याल में, हमें कानों को बोझ डाला हुआ। सो आइडिया हो गया। तो जब भी आपको कोई डिजाइन या लेआउट मिलता है तो आप सबसे पहले क्या करें, उसको प्लान कर लें कि मुझे कैसे करना है। ऐसे नहीं हो कि आंखें बंद करके कोडिंग शुरू कर दें, बीच में स्टक हो जाए तो फिर कहें नहीं यार ये तो नहीं होगा, उसको मिटा के फिर दूसरा फिर तीसरा, तो ये तो कई मारते रहेंगे सारी जिंदगी जब तक आप प्लान सही नहीं करेंगे। सो आई हैव मेड माय प्लानिंग। सो नाउ कम बैक टू दिस। अच्छा, देयर आर सो मेनी अदर वेज एज वेल। सिंपलेस्ट तरीका ये है कि 3 डिव्स बना लें, ठीक है। सो मैं इसके अंदर आके इसको क्या करता हूं जी, अब नाम क्या दूं। यानी इन तीनों, अगला सवाल ये है कि नाम ऐसा मीनिंगफुल दें कि जब आपका कोई कोड कोई दूसरा बंदा भी पढ़े तो आपको गालियां ना निकाले, अच्छे अल्फाज में याद करे, ठीक है। हर बंदे का अपना अपना सेंस हो सकता है, जस्ट शेयर करें ताकि मैं आपका माइंड रीड करूं कैसा। नेव रैप आप कहते हैं, आप क्या कहते हैं। टॉप नेव बार तो हो गया ना, पेरेंट का नाम मैच नहीं करना ना। और कोई इनपुट। टॉप नेव और टॉप नेव, टॉप राइट, टॉप लेफ्ट, टॉप सेंटर। चलें और अच्छा, मैं अगर ये कहूं कि इसके नाम को पे, अच्छा अक्सर हमारे अध्यात्मों में खास तौर पे ये होता है कि बच्चा जब किसी के घर पैदा होता है ना तो उसको कहते हैं यार इसका नाम ऐसा रखें जो मिलता जुलता हो वालिद से या इसके दूसरे भाई से, या कोई मतलब कुछ सिमिलैरिटी हो ज्यादातर लोगों के। तो मैं चाहता हूं कि मैं जो चाइल्ड का नाम रखूं वो पेरेंट से क्या हो, मिलता जुलता हो। तो मेरे ख्याल में सबके नाम अपनी अपनी जगह ठीक है। मेरे ख्याल में क्या होना चाहिए, टॉप नेव लेफ्ट, या टॉप लेफ्ट इनर, टॉप नेव इनर लेफ्ट, टॉप नेव इनर राइट, टॉप नेव इनर सेंटर या मिडल। क्लियर। अगर आपको लगता है कि ये नाम ज्यादा लंबा हो जाएगा तो टॉप की जगह क्या कर दें, टी। लेकिन अगेन वो एब्रीविएशन फिर आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी जब फ्यूचर में कहीं इसको दोबारा रेफर करना पड़ेगा, ठीक। टी इनर लेफ्ट, यानी टॉप इनर लेफ्ट, टॉप इनर मिडल, टॉप इनर। क्लियर। सो मैं क्या कहता हूं, टॉप आई मीन टॉप। क्लास का नेम देते वक्त ये भी कन्वेंशन है, तो पाबंदी नहीं है कि जब भी मल्टीपल वर्ड्स पे मुश्तमिल हो नाम तो आप दरमियान में क्या करें, हाइफन लिखें। कन्वेंशनली अच्छी प्रैक्टिस ये है, टॉप हाइफन इनर नेव। अगर आप सिर्फ यही रख लें तो कोई मसला तो नहीं है, तीनों का नाम ठीक। तो मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, टॉप इनर नेव, यानी बाहर वाली क्या थी, नेव, और ये क्या थी, इनर नेव। मैं 3 बना ली कॉपी पेस्ट करके, ठीक। अब मुझे सिर्फ देखने के लिए कि ये बनी है, वहां पे आ गई है, क्योंकि अभी तो जाहिर है मुझे विजिबल नहीं होंगी ना। मैं सिर्फ देखने के लिए क्या टेक्निक इस्तेमाल करता हूँ, वही सूत्र लगाने वाली। बैकग्राउंड कलर दे दे रेड, ताकि सिर्फ नजर आ जाए कि वहां पहुंच चुकी है अपनी जगह पे। तो मैं क्या करूंगा, टॉप इनर, इसको कॉपी करूंगा। ये कहाँ होना चाहिए, टॉप नेव बार के फौरन बाद यहां पे। और मैं इसको क्या दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर गोइंग टू बी रेड, और हाइट, क्योंकि मैंने अभी कोई कंटेंट तो अंदर डाला नहीं है, तो कंटेंट ना हो तो हाइट 0 होती है और वो नजर ही नहीं आती। तो ये हाइट बाद में मिटा दूंगा जहां जहां भी लिख रहा हूँ। पेरेंट की हाइट कितनी थी, 50 पिक्सल्स।
इसको मैं 40 देता हूं ताकि थोड़ी सी उससे कम, सिर्फ देखना ही है ना। अब दो मसाइल हैं, वो कोई शेयर करेगा, दो क्या मसाइल है, और ये क्या हुआ ये कोई शेयर करेगा सबसे पहले। अच्छा, मैं क्या हुआ ये आपको ज्यादा सही समझ इससे आएगी, मार्जिन पिक्सल्स। पहला मसला तो ये हुआ कि डिव था ब्लॉक लेवल एलिमेंट, तो उसने क्या कर लिया, फुल स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। तो तीन डिव्स हैं, तो पहली ने भी फुल वेट, दूसरी में भी फुल वेट, तीसरी ने भी फुल वेट। दूसरा मसला ये था कि पेरेंट की हाइट थी 50 पिक्सल, एक चाइल्ड की हाइट थी 40 पिक्सल, तो तीन मिले तो 40 40 और 40 120 हो गया, तो पेरेंट से फट के बाहर आ गया, बागी हो गया ना। ठीक है, मैं अब्बा जी आपसे ज्यादा जानता हूँ, गॉट इट। तो पहला मसला हल करेंगे तो दूसरे दोनों वैसे ही हल हो जाएंगे कि एक दूसरे के आमने सामने लाना है, तो क्या करेंगे, पेरेंट को डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, तो हाइट वाला मसला तो खत्म हो जाएगा ना। लेट्स सी, पेरेंट कौन है, टॉप नेव बार, इस पे आगे डिस्प्ले फ्लेक्स आ गया, कोई आइडिया। इन दोनों को, इन तीनों को क्या होना चाहिए था, एक दूसरे के आमने सामने, तो वो किधर गए, क्या ख्याल है कहाँ गए होंगे, मुझे भी नहीं पता कहा। तो पता चलाना है तो कैसे चलाएंगे, मतलब पहला सवाल यही है कि आपको कोई चीज गायब हो, कोई चीज कहीं जाए, तो हम कहां से वापस लाएंगे, कहां से ढूंढेंगे, एटलीस्ट आई नेवर नो वेयर दे आर एक्चुअली। ठीक है, सो मैं यहां से इंस्पेक्ट करूंगा, टॉप नेव बार तो मौजूद है, उसके अंदर टॉप नेव इनर, ठीक। तो ये देख रहे हैं कहीं लेफ्ट कोने पे छोटा सा वो एक निशान सा बना हुआ, मुझे नजर आ रहा है, अगर आप इफ यू आर 6x6, ये इस कोने पे, इस कोने पे, ठीक है। इसका मतलब ये है मौजूद है, विड्थ खत्म हो गई है, मौजूद है, विड्थ खत्म हो गई है। तो जब मैं फ्लेक्स देता हूं, तो ये जिसको फ्लेक्स देता हूं वो क्या कहलाता है, फ्लेक्स पेरेंट, और उसके अंदर जितने भी होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फ्लेक्स चाइल्ड। क्या कहलाते हैं, फ्लेक्स, फ्लेक्स चाइल्ड कितने हैं, एक दो और, तो आप ये देख रहे हैं मैं मूव कर रहा हूं तो वो ऊपर तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी विड्थ क्या हो गई है, खत्म हो गई है। समझ आ रही है ना बात। तो मुझे क्या करना चाहिए, विड्थ कितनी देनी चाहिए, 3 है ना, तो 100 को 3 पे डिवाइड करें तो कितनी होगी, 33.33। तो अगर मैं यहाँ, जाहिर है टेस्ट यहाँ की जा सकती है ना, तो मैं इसको जाके विड्थ दूंगा, व्हाट 33.33%, गॉट इट बैक। तो जब गायब होगी तो परेशान हो गए सारे, यार ये तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि जब फ्लेक्स के चाइल्ड को विड्थ देना भी जरूरी है। क्लियर होगी ये बात। अब ये तो मैं रिफ्रेश करूंगा तो गायब हो जाएगी, लिहाजा इसको यहां से कॉपी करें और यहां जाके फ्लेक्स के चाइल्ड जो हैं उनको जाके दे दें दिस। अब आप इसको जाके रिफ्रेश करें और यहाँ आए, दिस इज बैक। लेकिन ये तीनों एरियाज लॉजिकल थे, मुझे अपने बाकी कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाए गए हैं। जब बाकी कंटेंट में बना लूंगा तो रेड कलर को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, वही सूत्र वाला हिसाब। सो नाउ कमिंग बैक यहाँ पे, तो लेफ्ट पे मुझे ये क्या चाहिए, एक लोगो चाहिए। अब चूंकि लोगो तो हमने अभी लगाना सीखा, सॉरी नहीं लोगो नहीं, आई मीन आइकन, दिस इज एन 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 आइकन, दिस इज इमेज एंड दिस इज इमेज, दो इमेजेस हैं, बाकी सारे आइकन हैं। अब आइकन तो लगाना सीखे ही नहीं ना, हमें पता है कि आइकन लाइन कहाँ से। थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर करके मैं पहले इसको एडजस्ट करता हूँ, ठीक, फिर बताऊंगा आइकन कहाँ से लाएंगे। सो आई एम बैक विद द यूट्यूब। मैंने यूट्यूब की पिक्चर पहले से बना के अपने इमेज के फोल्डर में पहुंचा दी, और मैंने लोकेशन ये जगह भी बना ली, यानी सबसे पहले वाले टॉप इनर नेव में मुझे क्या लगाना है, लोगो लगाना है। सो व्हाट आई नीड टू डू इज इमेज सोर्स में जाके इमेजेस, और इमेजेस के बाद मुझे क्या लगाना है, लोगो डॉट png। अब मुझे यहाँ पे इसको ये काम करना है, क्यों डिफाइन नहीं की, तो
ऐसा हुआ क्योंकि नीचे आ गया? दो काम हो सकते हैं, या तो आप इमेज ही उतने साइज का बनाएं जितना आपको रिक्वायर्ड है। तो हमें कोई ग्राफिक्स का टूल तो आता नहीं है, अगर आता हो तो बहुत अच्छे, आप उससे कर लें। तो फिर क्या हल है, इधर ही CSS में इसको क्या कर ले, हाइट और विड्थ को एडजस्ट करके अपने इस पेरेंट तक पहुंचा दे। ये है अंदर ही, लेकिन जिस तरह इन डिव्स ने किया था कि जब इनकी हाइट बड़ी होगी तो ये पेरेंट को चीर फाड़ के बाहर निकल आए। ठीक, तो व्हाट आई नीड टू डू इज, मैं इस इमेज को टारगेट करूंगा और इसका साइज कम करूंगा। आपको पता है कि हमने स्टाइल देने का ये तरीका भी पढ़ा हुआ था, इनलाइन स्टाइल। यार क्या कर रहा है बब्बे, सबसे पहले तो यही पढ़ा था। इसको मैं देता हूं जी, विड्थ इज गोइंग टू बी लाइक 100 पिक्सल्स। अच्छा, मुझे कोई बंदा ये बता सकता है कि मैंने इनलाइन क्यों प्रेफर की यहाँ पे? ही इज राइट, क्योंकि मेरे इस पूरे पेज पे एक से ज्यादा इमेजेस हैं। अगर मैं डायरेक्ट इस इमेज को टारगेट करता तो ये सारे इमेजेस को रीसाइज कर देता। चूंकि हमने अभी तक नेस्टेड नहीं पढ़ा कि अगर हम एक पेरेंट क्लास के अंदर चाइल्ड क्लास को कैसे टारगेट करते हैं, तो इसलिए वक्ती तौर पे मैंने ये काम किया। प्रॉपर सॉल्यूशन इसका ये, आई रिवर्ट इट, या अभी रिवर्ट कर देता हूँ थोड़ी देर में। बहरहाल यहां तक हमारा ये काम पहुंच गया। अगर मैं ये जो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लगाया हुआ है दिस, इसको खत्म कर दूं और इसको लगा दूं यहाँ पे, तो दिस इज समथिंग क्लोजर टू दैट यूट्यूब। ठीक, अच्छा अब मसला ये है कि इस इमेज के साथ मसाइल और भी हैं। ये देख रहे हैं यूट्यूब लोगों के और इसके बॉर्डर के दरमियान, यानी इसका इस इमेज को क्रॉप अगर हम करें तो ये छोटा सा रह जाता है। इसके टॉप पे एक्स्ट्रा एरिया और बॉटम पे भी एक्स्ट्रा एरिया है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? समहाउ अगर मैं इसको, लेट्स सपोज कोई ऑनलाइन टूल है क्रॉप करने का, ये देख रहे हैं ना एक्स्ट्रा एरिया टॉप और बॉटम पे। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू क्रॉप द एक्स्ट्रा एरिया फ्रॉम टॉप एंड फ्रॉम बॉटम, जस्ट ताकि मेरे पेज पे इसने जो एक्स्ट्रा स्पेस ली हुई है ना, ये टॉप से मतलब सेंटर में नहीं आ रहा, व्हिच आई वाज एक्सपेक्टिंग, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ दोस एक्स्ट्रा स्पेसेस प्रेजेंट ऑन द इमेज इटसेल्फ। तो ये बारीक चीजें आपने देखनी है, मैं वेरी फर्स्ट टाइम इतनी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट टाइम के लिए सारी बारीक चीजें। अब मैं इसको जो एक्स्ट्रा स्पेसिंग है ना टॉप से, मुझे तो सिर्फ इतना एरिया चाहिए लोगों का, और बॉटम से भी मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए। यहां से आप दे दें जी क्रॉप इमेज और डाउनलोड क्रॉप्ड इमेज। ठीक है, इसको आप ले आए यहाँ से और इसको आप, अब देख रहे हैं टॉप और बॉटम पे बिल्कुल एक्स्ट्रा एज नहीं है। कट करें और अपने इस पे आके रिप्लेस कर दें एग्जिस्टिंग वाले को। कैन यू सी इट नाउ? नाउ कम बैक टू दिस। ठीक, अब मुझे इस इमेज को लाना है सेंटर में। बहुत सारे तरीके हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट वे इज टू गिव इट अ पैडिंग। क्योंकि सिर्फ इस इमेज को सेंटर में नहीं लाना, इस पूरी रो में या इस पूरी टॉप नेव बार पे जितनी भी चीजें होंगी उनको सेंटर में लाना होगा। ठीक है, तो आप क्या करें, इस पूरी की पूरी नेव बार को जाके पैडिंग दे दें, टॉप बॉटम राइट और लेफ्ट। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कंटेंट सेंटर में हो जाएगा। तो मैं एक दफा पैडिंग दूंगा तो फिर जितना कुछ लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली किधर अपीयर होगा? हाउ? चेक करने के लिए कहां जाऊंगा, इंस्पेक्ट, इस पूरी की पूरी आउटर स्ट्रिप को कॉल करूंगा विच इज टॉप नेव बार। और पैडिंग का मतलब क्या होता है, इनर डिस्टेंस, इसलिए पैडिंग दे रहा हूं। सो पैडिंग इज गोइंग टू बी लाइक 12 पिक्सल्स। ठीक, अच्छा ये पैडिंग से तो मामला समरने के बजाय खराब हो रहे हैं। दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, मतलब देयर आर टन्स ऑफ वेज। आई एम जस्ट फॉर द टाइम बीइंग यूजिंग द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे।
ठीक है, वैसे तो आप सिंपली इस इमेज को टारगेट करके इसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं. सो पैडिंग डजंट वर्क वेल हियर, तो इसको मैं कर रहा हूं रिमूव. फ्लेक्स की हमने सिर्फ एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, सॉरी डिस्प्ले फ्लेक्स. जब हम किसी भी एलिमेंट पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं ना, तो उसके साथ और बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमें अवेलेबल हो जाती हैं. अलाइनमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो जाती हैं. जिस पेरेंट को मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है ना, इसको मैं साथ ही यहां पे क्या करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट. ये देखें, ये सारी प्रॉपर्टीज जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम वगैरह वगैरह. तो मैं फिलहाल सिर्फ जस्टिफाई कंटेंट बता रहा हूँ और अलाइन आइटम बता रहा हूँ. जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगी, अगर मैं जस्टिफाई कंटेंट दूंगा तो ये मुझे सेंटर एंड फ्लेक्स एंड फ्लैट स्टार्ट वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मैं जस्टिफाई कंटेंट किसको दे रहा हूँ, जो फ्लेक्स है. और फ्लेक्स कौन है, टॉप नेव बार. तो ये किसको अलाइन करेगा, अपने इमीडिएट चाइल्ड को. किसको अलाइन करेगा, या किसको अलाइन करना चाहिए, अपने इमेज. उसका इमीडिएट चाइल्ड तो नहीं, इमेज तो उसके डिसेंडेंट्स में आता है, आल औलाद में आता है, पोते में आता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि इमेज को अलाइन करने के लिए मुझे इमेज के इमीडिएट पेरेंट को भी फ्लेक्स करना पड़ेगा. इससे एक और बात साबित होगी कि आप एक पेरेंट के अंदर चाइल्ड को भी फ्लेक्स कर सकते हैं, उसके अंदर चाइल्ड को भी फ्लेक्स कर सकते हैं. तो जितने मर्जी लेवल पे फ्लेक्स को नेस्ट कर लें. अगर आप इस पे कंफ्यूज ना हो तो ये करा दूं. ये यहाँ पे फ्लेक्स कंटेंट, ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर काम नहीं कर रहा. क्यों, क्योंकि ये काम अपने इमीडिएट चाइल्ड पे करता है. क्लियर. तो इसको मैं यहां से हटा दूं, रिफ्रेश करूंगा तो खुद ही हट जाएगा. तो इमेज का इमीडिएट पेरेंट कौन है, लेट्स कम बैक हियर. इमेज का इमीडिएट पेरेंट कौन है, टॉप इनर नेव. तो मैं जाके टॉप इनर नेव को भी क्या दे देता हूं, डिस्प्ले फ्लेक्स. ठीक, क्यों दिया फ्लेक्स, इसका जवाब अभी देता हूं. अब जब इसका पेरेंट, अभी आपके देख रहे हैं ये इमेज जो है वो थोड़ा सा हो गया है, स्ट्रेच हो गया है. हमें उसे स्ट्रेच तो नहीं करना, हमने उसकी अलाइनमेंट सेट करनी है सेंटर में. तो मैं यहां से जाके इधर, जब ये फ्लेक्स हो गया है, तो इसको यहां से जाके व्हाट आई कैन डू इज जस्टिफाई कंटेंट. कैन यू सी इट, जस्टिफाई कंटेंट की प्रॉपर्टी क्या करती है, हॉरिजेंटली अलाइन कर दी है. सेंटर में जरूरी नहीं, जो भी प्रॉपर्टी देंगे, यानी अगर एंड करेंगे तो ये एंड पे चली जाएगी. ये किसके एंड पे जा रही है, अपने पेरेंट के. और आपको पता है कि इसका पेरेंट यहीं तक है, क्योंकि 3 डिव्स है ना ओवरऑल. तो अगर हम जस्टिफाई कंटेंट करते हैं तो जो इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है वो क्या करती है, हॉरिजेंटली अलाइन करती है. हमें क्या करना है, वर्टिकली अलाइन करना है. तो वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए जस्टिफाई कंटेंट नहीं है, बल्कि क्या है, अलाइन आइटम्स. फिर जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम सिर्फ उन एलिमेंट्स पर काम करेंगी जिन एलिमेंट को फ्लेक्स की प्रॉपर्टी मिली हुई होगी. अगर फ्लेक्स की प्रॉपर्टी नहीं है तो हॉरिजेंटली और वर्टिकल अलाइनमेंट इनसे नहीं कर सकते, और बहुत सारे तरीके. लेकिन मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ फ्लेक्स पे, क्योंकि बहुत ही बड़ी और बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है. सो मैंने क्या किया, अलाइन आइटम्स पे सेंटर पे कर दिया. तो लुक एट दैट, ओवरऑल ये पेरेंट था, उसमें लेफ्ट साइड पे लोगो आया और लोगो को कैसे अलाइन किया. सो अब मैं इसको, क्योंकि यहां से तो मैं रिफ्रेश करूंगा तो हट जाएगी, तो ये किसको दूंगा, ये दूंगा बेटे जी यहाँ पे जाके इसको. क्लियर. यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए, और यहीं तक सवाल होगा तो पूछ लें, बस आगे ना पूछें. थिंग्स आर वेरी सिंपल, सिर्फ स्टिक टू द बेसिक्स. मतलब मैंने सिर्फ एक प्रॉपर्टी यूज की है बेटा, फ्लेक्स. और उसकी बेस पे मुख्तलिफ चीजों को, मुख्तलिफ सीएसएस की प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस करवाया. आप लेफ्ट से आप इसको पुश करना चाहते हैं तो मार्जिन लेफ्ट दे दें.
बाकी चीज़ हम यहाँ से आगे कल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ आप इसी को रेप्लिकेट करें और जो जहाँ-जहाँ इश्यूज़ आते हैं वो अब आज वीडियो भी होपफुली के वॉइस समेत रिकॉर्डेड है और जहाँ इशू हो वो पूछ लें, मुझसे बेशक ना पूछें, एक दूसरे से पूछ लें, ग्रुप में पोस्ट कर लें। कोशिश करें कि नेक्स्ट डे जब आप आएँ तो एटलीस्ट पिछले दिन का काम मुकम्मल हो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में चीज़ों